बनाए, अनदर मेथड इज हम क्लास ही ऐसी बनाए दैट कैन बी यूज्ड टू मेंटेन द डिटेल्स ऑफ मल्टीपल आइटम्स, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल आइटम्स की डिटेल मेंटेन करा सके। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके लिए हमें एरे का, अब अभी जो हम क्लास बना रहे हैं वो सिंगल आइटम के लिए बना रहे हैं, तो आइटम नंबर के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, आइटम नेम के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, आइटम प्राइस के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, आइटम क्वांटिटी के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जब हमें क्लास बनानी है जिसकी हेल्प से हमें मल्टीपल आइटम की डिटेल मेंटेन करनी है, तो उसके लिए हमें आइटम नंबर के लिए एरे लेना पड़ेगा, आइटम नेम के लिए एरे लेना पड़ेगा, आइटम प्राइस के लिए एरे लेना पड़ेगा, आइटम क्वांटिटी के लिए एरे लेना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एरे विद इन अ क्लास। तो देखिए मल्टीपल की डिटेल मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड हो गए। पहला मेथड है हम क्लास तो बनाए सिंगल के लिए और फिर मल्टीपल की डिटेल मेंटेन करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें, उसको कहते हैं एरे ऑब्जेक्ट। दूसरा मेथड है हम क्लास ही ऐसी बनाएं जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल की डिटेल मेंटेन करा सकें। तो बताइए स्टूडेंट्स किसको प्रेफर करेंगे? क्लास सिंगल के लिए बनाए फिर उसका एरे ऑब्जेक्ट बना लें, एरे ऑब्जेक्ट वाले मेथड को प्रेफर करेंगे, या क्लास ही ऐसी बनाएं जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल की डिटेल मेंटेन करा सकें, यानी कि एरे विद इन अ क्लास मेथड को प्रेफर करेंगे? सबसे पहले ये बताइए स्टूडेंट्स, समझ आया नहीं बताया आपको? एरे ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वेरी गुड। हम एरे ऑब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे। एरे ऑब्जेक्ट को इसलिए प्रेफर करेंगे अगर क्लास सिंगल के लिए बनाई है then that will be called as generic class. Generic class means the class can be used to maintain the details of any number of items. If we have defined a class to maintain the details only of one item, then the class can be used to maintain the details of one item. The class can be used to maintain the details of 5 items. The class can be used to maintain the details of 20 items. Means the class can be used to maintain the details of any number of items. लेकिन अगर हमने क्लास ही मल्टीपल के लिए बनाई, suppose we have defined a class to maintain the details of 10 items, now that class can only be used to maintain the details of 10 items. If we are required to maintain the details of less than 10 items, we cannot work with that class. If we are required to maintain the details of more than 10 items, we cannot work with that class. That will become a specific class that can only be used to maintain the details of 10 items. बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, इसलिए हम प्रेफर करते हैं एरे ऑब्जेक्ट। तो एरे ऑब्जेक्ट का है बेटा। हेलो सर, आवाज कट रही है आपकी बीच में। अभी सर आवाज कट रही है आपकी बीच में। नाउ इट्स क्लियर, आवाज क्लियर है अब? हेलो आप क्लियर है आवाज? यस सर। चलिए, तो हम प्रोग्राम दोबारा से प्रॉब्लम समझ लीजिएगा किस चीज का प्रोग्राम बना रहे हैं, दिखा देता हूं मैं आपको। हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो प्रोग्राम है दिस वन, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम to maintain the details of as many items as customer wants up to 20 items in a departmental store. The output of the program should be as follows: number 1 purchase, number 2 modify, number 3 cancel, number 4 display details of a particular item, number 5 bill, number 6 exit. Enter your choice. तो उसके लिए हमने नोटपैड स्टार्ट किया। देख पा रहे हैं नोटपैड स्टूडेंट्स? नोटपैड देख पा रहे हैं? यस सर। सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट कराएं। हमारे पास नेम स्पेस होता है सिस्टम, यूजिंग सिस्टम। नाउ वी विल डिफाइन अ क्लास टू मेंटेन द डिटेल्स ऑफ हाउ मेनी आइटम्स। अब जो हम क्लास बनाएंगे वो कितने आइटम के लिए बनाएंगे? बोलिए स्टूडेंट्स। We will define a class to maintain the details only of one item. Therefore, we will declare a variable for item number. We will declare a variable for item name. We will declare a variable for item price. And we will declare a variable for item quantity. Then we will define a method, public void purchase, for the purchasing of an item.
परचेसिंग का मतलब है ये सारी वैल्यूज इनपुट करानी है, तो इनपुट करा लेते हैं। कंसोल डॉट राइट स्लैश एन एंटर आइटम नंबर ITNO इक्वल टू int 32 dot parse console dot read line. Then console dot write enter item name equal to console dot read line. Then console dot write enter item price. Then price equal to in 32 dot parse console dot read line. Console dot read line write enter quantity. Then qty equal to in 32 dot parse console dot read line. बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर? यस सर। क्या करें? अब क्या Yes, करें? sir. अब क्या करें? एक मेथड बना लिया हमने फॉर द परचेसिंग ऑफ एन आइटम। अब क्या करें? के लिए बना लेंगे। अब दूसरा मेथड बनाएं क्वांटिटी मॉडिफाई करने के लिए, यस सर। कैंसिल कराने के लिए, किसी पर्टिकुलर आइटम की डिटेल डिस्प्ले कराने के लिए, बिल डिस्प्ले कराने के लिए, सबके लिए अलग अलग मेथड बनाएंगे। दूसरा मेथड बना लेते हैं मॉडिफाई। एज वी ऑलरेडी नो मॉडिफिएबल केवल क्या होगी? मॉडिफिएबल केवल क्वांटिटी होगी, इसलिए यहाँ पर हम केवल क्वांटिटी हाँ, तो यहाँ पर हम केवल क्वांटिटी इनपुट करा लेंगे। हमने कहा कंसोल डॉट राइट एंटर न्यू क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। क्लियर? समझ आ गया? बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं Yes, आया? sir. क्लियर? अब दूसरा मेथड बना लें पब्लिक यस सर। यस सर। void डिस्प्ले। ये डिस्प्ले हम किस लिए बना रहे हैं? ये डिस्प्ले हम बना रहे हैं टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। कस्टमर ने मान लीजिए 5 आइटम परचेज किए, अब 5 में से वो किसी एक आइटम की डिटेल देखना चाहता है कि ये वाला आइटम कितने का है और उसने उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज की है। तो यहाँ पर एक आइटम की डिटेल डिस्प्ले करानी है, एक आइटम की डिटेल डिस्प्ले करानी है, तो हम कहेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम नंबर plus ITNO, then name, price, quantity, amount. Item name, then price, then quantity, then amount. यहाँ पर आ जाएगा नेम, यहाँ पर आ जाएंगे प्राइस, यहाँ पर आ जाएगी क्वांटिटी एंड अमाउंट विल बी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्लियर? समझ आ गया? देखिए हमें क्या क्या डिटेल मेंटेन करनी है। वी आर रिक्वायर्ड टू परचेज एन आइटम, तो हमने परचेज के लिए एक मेथड बना लिया। वी आर रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम, हमने मॉडिफाई के लिए एक मेथड बना लिया। वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, हमने डिटेल डिस्प्ले कराने के लिए मेथड बना लिया। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कैंसिल एन आइटम और वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले बिल। अब हमें 2 काम और कराने हैं, एक हमें आइटम कैंसिल कराना है और एक हमें बिल डिस्प्ले कराना है। व्हाट डू यू मीन बाय कैंसिलेशन ऑफ एन आइटम? किसी आइटम को कैंसिल करने से क्या मतलब है? बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कैंसिलेशन ऑफ एन आइटम? बताइए स्टूडेंट्स। कर देना फिर चेंज करना। जैसे मान लीजिए कस्टमर ने 5 आइटम परचेज किए,
5 आइटम परचेज करने के बाद कस्टमर ने बिल डिस्प्ले कराया, बिल आया 5,000 रुपए का, लेकिन कस्टमर के पास है 4,000 रुपए। तो कस्टमर चाहता है कि आप एक आइटम कैंसिल कर दो, उसमें से 4 ही रहने दो। यानी कि उसने जो 5 परचेज किए हैं उनमें से वो एक वापस करना चाहता है, एक कैंसिल करना चाहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब 5 में से अगर एक वापस करे तो कितने बच जाएं? 4। 4। तो यानी कि ये डिटेल वहां मेंटेन होगी जहां पर हमारे पास मल्टीपल आइटम होंगे। अभी हम क्लास कितने आइटम के लिए बना रहे हैं? अभी क्लास तो हम एक ही आइटम के लिए बना रहे हैं, यानी कि क्लास में हमारे पास मल्टीपल आइटम नहीं है, तो कैंसिल के लिए हम यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाएंगे, कैंसिल के लिए हम यहाँ पे मेथड नहीं बनाएंगे। कैंसिल के लिए हम कोडिंग वहां करेंगे जहां पर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिल। बिल में हमें क्या करना है? बिल हमें वैसे ही डिस्प्ले कराना है जैसे कोई भी शॉपकीपर डिस्प्ले कराते हैं। बिल में पहले जो उन्होंने फर्स्ट आइटम खरीदा है उसकी डिटेल आए, फिर सेकंड आइटम की डिटेल आए, फिर थर्ड आइटम की डिटेल आए, जितने आइटम खरीदे हैं सारे आइटम की डिटेल आ जाए, और लास्ट में आ जाए टोटल अमाउंट। तो हमने कहा पब्लिक वॉइड बिल। अब बिल में हमें फर्स्ट आइटम, क्लास में हम केवल एक ही आइटम की डिटेल मेंटेन कर रहे हैं, तो बिल में हम एक ही आइटम की डिटेल डिस्प्ले करा पाएंगे। तो यहाँ पर एक आइटम की डिटेल डिस्प्ले करा लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा हमारा? आइटम नंबर ITNO प्लस थोड़ा आगे यानी कि /t क्या डिस्प्ले होगा हमारा? नेम प्लस थोड़ा आगे यानी कि /t क्या डिस्प्ले होगा? प्राइस फिर थोड़ा आगे यानी कि /t क्वांटिटी फिर थोड़ा आगे यानी कि /t अमाउंट। अमाउंट क्या होगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। बताइए यहां तक समझ आया क्या नहीं? देन और कोई डिटेल मेंटेन नहीं करनी है, दैट्स व्हाई क्लोजिंग ऑफ क्लास। बताइए यहां तक समझ आया क्या नहीं आया? ये जो हमने क्लास बनाई है कितने आइटम की डिटेल मेंटेन करने के लिए बनाई है? We are defining the class to maintain the details only of one item. ठीक है, अब मेन बनाएंगे। मेन भी क्लास के अंदर बनेगा, तो हमने कहा क्लास आइटम डेमो, then we will define main method public static void main. Here we are required to maintain the details of one item or multiple items. यहाँ पर हमें एक आइटम की डिटेल, मल्टीपल। मैक्सिमम हाउ मैनी? 20. That's why we will declare an array object of item class. अगर हमें एक आइटम की डिटेल मेंटेन करनी होती तो हम आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, लेकिन हमें एक से ज्यादा आइटम की डिटेल मेंटेन करनी है तो हम आइटम क्लास का एरे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एरे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास नेम ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, एरे ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम स्क्वायर ब्रैकेट में साइज जितने एलिमेंट्स का बनाना है। नाउ वी हैव declared an array of item class that can be used to maintain the details of 20 items. अब हमें यूजर को मेन्यू प्रोवाइड कराना है, मेन्यू प्रोवाइड करा के चॉइस इनपुट करानी है, तो हमने चॉइस इनपुट कराने के लिए वेरिएबल लिया ch। मेन्यू प्रोवाइड कराना है तो मेन्यू को डू व्हाइल लूप में डालेंगे, डू कंसोल डॉट राइट /n नंबर 1 परचेस /n नंबर 2 modify /n नंबर 3 cancel /n number 4 display details of a particular item /n number 5
will /n number 6 exit /n/t enter your choice। फिर चॉइस इनपुट कराएंगे ch इक्वल टू int 32 डॉट पार्स console डॉट रीड लाइन। चेक करेंगे यानी कि स्विच ch केस 1। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं? क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गया? यस यस सर। अब अगर यूजर ने 1 ऑप्शन प्रेस किया तो इसका मतलब कस्टमर क्या चाहता है? आइटम परचेज करना चाहता है। क्लियर? तो बताइए क्या करें? यस बताइए स्टूडेंट्स। हाँ बताइए। हेलो, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बताइए। फॉर लूप लगा। फोर लूप लगा दें। फोर लूप किस लिए लगाएं बेटा? सर पहले सर कितने आइटम परचेज करने हैं पहले ये क्या पूछेगा ना। आपको पहले फिर से उसके पता है अकॉर्डिंग लूप कस्टमर को लगेगी। कितने आइटम परचेज करने हैं? क्या आपको पहले से पता है नो कस्टमर सर, को नो कितने सर। आइटम परचेज करने हैं? बताइए। नो सर। नहीं पता तो हम फोर लूप नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे। जैसे ही हमने प्रोग्राम जैसे ही हमने प्रोग्राम रन कराया हमारे पास ये मेन्यू ड्रिवन आउटपुट आ गया। अब कस्टमर यहाँ पे 1 प्रेस करेगा, इसका मतलब है कस्टमर आइटम परचेज करना चाहता है। और कस्टमर कौन सा आइटम परचेज कर रहा है? पहला। अभी जो कस्टमर आइटम परचेज कर रहा है वो फर्स्ट आइटम परचेज कर रहा है। तो हम T0 के लिए परचेज मेथड कॉल कर लें क्योंकि फर्स्ट आइटम की डिटेल T0 में स्टोर होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बात बताइए समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? यस सर। यस सर। जैसे ही प्रोग्राम रन कराएंगे हमारे पास ये मेन्यू ड्रिवन आउटपुट आएगा। ये मेन्यू ड्रिवन आउटपुट देख के यूजर 1 प्रेस करता है। जैसे ही यूजर 1 प्रेस करेगा केस 1 में जाएगा और T0 के लिए परचेज कॉल होगा। परचेज कॉल होने का मतलब है ये वाला मेथड कॉल होगा। ये वाला मेथड कॉल होगा तो ये हमसे आइटम नंबर पूछेगा, नेम पूछेगा, प्राइस पूछेगा, क्वांटिटी पूछेगा और ये सारी डिटेल T0 में चली जाएंगी। उसके बाद फिर से ये मेन्यू ड्रिवन आउटपुट आ जाएगा। अब हमें एक और आइटम परचेज करना है तो हमने फिर से 1 प्रेस किया। अब हम फिर से 1 प्रेस करेंगे तो फिर से केस 1 में जाएगा। फिर से परचेज मेथड कॉल होगा और अब भी परचेज मेथड किसके लिए कॉल होगा? T0 के लिए ही कॉल होगा। अभी भी परचेज मेथड T0 के लिए ही कॉल होगा। यानी कि ये डिटेल भी T0 में ही जाएंगी। क्या T0 एक से ज्यादा आइटम की डिटेल ले सकता है? नहीं। T0 में तो एक ही आइटम की डिटेल जा सकती है। तो अब सेकंड टाइम अगर सेकंड टाइम हमने 1 ऑप्शन चूज किया है तो T1 डॉट परचेज होना चाहिए ना कि T0 डॉट परचेज। बताइए ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे पता करके रखना पड़ेगा कि अभी तक कस्टमर कितने आइटम हमें यहाँ पे पता करके रखना पड़ेगा कि अभी तक कस्टमर कितने आइटम परचेज कर चुका है। उसके लिए इनिशियल वेरिएबल ले लिया हमने सी का मतलब है काउंट और उसकी इनिशियल वैल्यू कर दी 0 क्योंकि कस्टमर ने अभी तक एक भी आइटम परचेज नहीं किया है। अगर एक भी आइटम परचेज नहीं किया है तो काउंट की वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर? और यहां पर हम कॉल कराएंगे TC डॉट परचेज। TC डॉट परचेज का मतलब है C की वैल्यू 0 है। T0 डॉट परचेज फर्स्ट आइटम परचेज हो गया। फर्स्ट आइटम परचेज हो गया तो उसके बाद C में 1 का इंक्रीमेंट करा लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाए T1 डॉट परचेज। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए 2 हो जाए T2 डॉट परचेज। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए 3 हो जाए यानी कि T3 डॉट परचेज। इस तरह से कस्टमर जितने भी नंबर का आइटम अगर पहला आइटम परचेज करेगा तो उसकी डिटेल T0 में चली जाएंगी। अगर दूसरा आइटम परचेज करेगा तो उसकी डिटेल T1 में चली जाएंगी एंड सो ऑन। बताइए समझ आया कि नहीं?
Yes, sir. अब लेकिन क्या होगा, ये जो एरे आपने लिया है, अभी तक आपने एरे ऑब्जेक्ट केवल डिक्लेयर किया है, इंस्टेंशिएट नहीं किया। लास्ट क्लास में जब हमने आपको एरे ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बताया था, तो हमने आपको बताया था एरे ऑब्जेक्ट को आपको डिक्लेयर करने के साथ साथ उसके हर एलिमेंट को अलग अलग इनिशियलाइज करना है। जब तक आप उसके एलिमेंट्स को Yes, इनिशियलाइज sir. नहीं करेंगे, उनको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, और जब तक उनको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, आप उन एरे ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दिखा देते हैं हम आपको स्लाइड में। यहाँ पे देखिए, ये स्लाइड में दिखाया था एरे ऑब्जेक्ट जब बताया था। पहले एरे ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद एरे ऑब्जेक्ट के हर एलिमेंट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही मेथड है, आपने 20 एलिमेंट्स का एरे लिया है, तो इसके 20 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने 20 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर लिया, लेकिन कस्टमर ने परचेज किए केवल 5 आइटम्स ही, तो 15 एलिमेंट्स को जो आपने एक्स्ट्रा इनिशियलाइज किया है, उनको जो मेमोरी एलोकेट हुई है, वो वेस्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं हम उतने ही एलिमेंट को इनिशियलाइज करें जितना आइटम कस्टमर परचेज कर रहा है। तो जब आइटम कस्टमर परचेज करेगा, हम उसको तब इनिशियलाइज करा लेंगे, पहले से इनिशियलाइज करके नहीं रखेंगे। हमने कहा टी सी की वैल्यू इनिशियली 0 है, इक्वल टू न्यू आइटम, तो पहला आइटम इनिशियलाइज हो गया, पहला आइटम परचेज हो गया। फिर C++ यानी कि C की वैल्यू 1 हो गई। अब अगर कस्टमर दोबारा से 1 ऑप्शन चूज करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा T1 डॉट न्यू आइटम, सेकंड आइटम इनिशियलाइज हो जाएगा और सेकंड आइटम परचेज हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Clear. अब अभी हम बाकी ऑपरेशन बना, अभी हमें केस 2 बनाना है, केस 3 बनाना है, केस 4 बनाना है। केस 2 में देख लेते हैं क्या है हमारा। केस 2 में हमें करना है मॉडिफाई। मॉडिफाई अभी बाद में बना के देखेंगे। केस 2 मॉडिफाई, केस 3 कैंसिल, केस 4 डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, ये अभी बाद में बना के देखेंगे। पहले हम बना के देखते हैं बिल। केस 5 बनाएंगे वो सारे भी, पहले हम बिल बना रहे हैं। क्या करना है, अगर यूजर नंबर 5 बिल ऑप्शन चूज करता है, तो आपको क्या करना है? मेथड कॉल करना है। हमें सारे आइटम की डिटेल डिस्प्ले करानी है। क्लियर? Yes, sir. फर्स्ट आइटम की डिटेल किसमें जा रही है? T0. T0 में। सेकंड आइटम की डिटेल T1. T1. इस तरह से कस्टमर जितने आइटम परचेज करेगा, उनकी डिटेल T0, T1, T2, T3 एंड सो ऑन में चली जाएगी। अब अगर हमें बिल डिस्प्ले कराना है, तो हम बिल डिस्प्ले कराने के लिए हमने मेथड बनाया है, दिखा देते हैं आपको बिल। लेकिन बिल केवल एक ही आइटम का बिल डिस्प्ले कर रहा है, तो हम क्या करें, कस्टमर ने जितने आइटम परचेज किए हैं सभी के लिए बिल कॉल कर लें। C minus जैसे minus. जैसे नहीं Yes, sir. C माइनस नहीं, समझ लीजिए। जैसे T0 के लिए बिल कॉल कर ले, तो फर्स्ट आइटम की डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी। T1 के लिए बिल कॉल कर ले, सेकंड आइटम की डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी। T2 के लिए बिल कॉल कर ले, थर्ड आइटम की डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे हमें सभी आइटम की डिटेल डिस्प्ले हो जाएंगी। बताइए समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो क्या करें, लूप चला दें। Yes, sir. और I इक्वल टू T 0, तक. I इक्वल टू 0 से लूप चला दें, क्योंकि फर्स्ट आइटम T0 में जाएगा। Yes, sir. कहां तक चलाएं? C तक. लेस देन C तक, क्योंकि Yes, C sir. में एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो रहा है। जब हम फर्स्ट आइटम परचेज कर रहे हैं 0, तो C में एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट होकर C की वैल्यू 1 हो जाती है। क्लियर? तो हमने लूप Yes, चला sir. दिया लेस देन C तक, I प्लस प्लस। यहां पर हम कॉल कर लेंगे TI डॉट बिल, क्लोजिंग ऑफ फॉर लूप, क्लोजिंग ऑफ ब्रेक। बताइए यहां तक समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. आ गया सर. अभी यही दो केस चला के देखते हैं। आगे सर. क्लोजिंग ऑफ स्विच, क्लोजिंग ऑफ डू, व्हाइल ch नॉट इक्वल टू 6, क्लोजिंग ऑफ मेन, क्लोजिंग ऑफ क्लास। अब यहाँ पर हमने आई वेरिएबल और यूज किया है, तो आई वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर लेते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं। डी ड्राइव पे C# फोल्डर के अंदर आइटम डेमो बना हुआ है, हम इसको नाम दे देते हैं आइटम
demo1.cs। सेव। जब प्रोग्राम का नाम चेंज किया है तो क्लास का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, आइटम demo1। कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, d drive /cmd। ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। कंपाइल करेंगे, csc स्पेस आइटम demo1.cs। एक एरर आ गई है, टाइप और नेम स्पेस डेफिनेशन और एंड ऑफ फाइल एक्सपेक्टेड। लाइन नंबर 72 में कोई एरर आ रही है, चेक कर लेते हैं। ये हमारी क्लास क्लोज हो गई, ठीक है। यहाँ से क्लास स्टार्ट हुई, मेन स्टार्ट हुआ, डू स्टार्ट हुआ, स्विच स्टार्ट हुआ। ये फोर लूप यहाँ बंद हो गया। फोर लूप बंद होने के बाद ये स्विच बंद हो गया। स्विच बंद होने के बाद डू बंद हो गया। डू बंद होने के बाद मेन बंद हो गया। मेन बंद होने के बाद क्लास बंद हो गई। ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। कंट्रोल एस। फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, कंपाइल कराते हैं। As you are seeing, the program has been compiled successfully. बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको रन कराते हैं, आइटम demo1। जैसे ही आप रन कराएंगे तो आपके पास मेन्यू ड्रिवन आउटपुट आना चाहिए। आप देख रहे हैं मेन्यू ड्रिवन आउटपुट आ रहा है। Yes, sir. अब हमें एक आइटम परचेज करना है, हमने 1 प्रेस किया, इसने हमसे पूछा आइटम नंबर, हमने डाला 1001। आइटम नेम मान लीजिए हमने डाला लक्स। आइटम प्राइस मान लीजिए हमने डाला 25। आइटम क्वांटिटी मान लीजिए हमने डाला 5। तो आप देख रहे हैं ये आपका फर्स्ट आइटम परचेज हो गया। फिर से आपके पास मेन्यू ड्रिवन आउटपुट आ गया। अब आपको एक और आइटम परचेज करना है, आप फिर से प्रेस करेंगे 1। आइटम नंबर 1004। आइटम नेम मान लीजिए हमने कहा कोलगेट। आइटम प्राइस मान लीजिए हमने कहा 10। आइटम क्वांटिटी मान लीजिए हमने कहा 2। 2 आइटम परचेज हो गए। अब मान लीजिए हमें एक और आइटम परचेज करना है, हमने फिर से प्रेस किया 1। नाउ आइटम नंबर मान लीजिए हमने कहा 2001। आइटम नेम मान लीजिए हमने कहा T। आइटम प्राइस मान लीजिए हमने कहा 50। आइटम क्वांटिटी मान लीजिए हमने कहा 5। इस तरह से हमने कितने आइटम परचेज कर लिए हैं? 3। We have purchased 3 items. One is soap, Lux, second is toothpaste, Colgate, third is tea. अब हमें बिल डिस्प्ले कराना है तो हम प्रेस करेंगे 5। जैसे ही हम प्रेस करते हैं 5 तो देखिए आपके पास बिल आ गया। देख पा रहे हैं? Yes, sir. दिखा रहा है आपने एक आइटम खरीदा है 1001 जिसका नेम है लक्स, जिसके अब ये नहीं पता चल रहा प्राइस कौन से है, क्वांटिटी कौन सी है, अमाउंट कौन सा है। एक तो इनके ऊपर हेडिंग नहीं आ रही है, वो हेडिंग आनी चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, लास्ट में बिल का टोटल होके नहीं आ रहा है, टोटल अमाउंट कितना बैठा वो आना चाहिए। क्लियर? अच्छा। Yes, sir. पहले तो हेडिंग डिस्प्ले करा लेते हैं। केस 5 में बिल डिस्प्ले हो रहा है तो केस 5 में हेडिंग डिस्प्ले कराएंगे। हेडिंग डिस्प्ले कराने के लिए हमने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन /n। पहली हेडिंग है आइटम नंबर /t। दूसरी हेडिंग है नेम /t। तीसरी हेडिंग है प्राइस /t। चौथी हेडिंग है क्वांटिटी /t। पांचवी हेडिंग है अमाउंट। इससे हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? टोटल भी निकालना है। बता सकते हैं टोटल कैसे निकालेंगे? चलिए कैसे निकालेंगे वो छोड़िए, व्हाट विल बी द टोटल? टोटल क्या होगा? Quantity into अमाउंट ऑफ फर्स्ट आइटम प्लस अमाउंट ऑफ सेकंड Yes. आइटम प्लस अमाउंट Yes, ऑफ sir. थर्ड आइटम। सबके अमाउंट को प्लस कर लें Yes, sir. Yes, sir. और हर आइटम का अमाउंट किससे मिलेगा? इस बिल से मिलेगा। तो हमने इसका जो रिटर्न टाइप वॉइड Yes, किया sir. है, इसको वॉइड ना करके इसका रिटर्न टाइप कर दें इंट, और इससे अमाउंट रिटर्न करा लें। रिटर्न अमाउंट कैसे मिलेगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। बताइए यहां तक समझ आया क्या नहीं?
Yes, sir. जब हम T0 के लिए बिल कॉल करेंगे तो T0 की डिटेल डिस्प्ले हो जाएंगी और अमाउंट हमें रिटर्न हो जाएगा। जब हम T1 के लिए बिल कॉल करेंगे तो T1 की डिटेल डिस्प्ले हो जाएंगी और T1 का अमाउंट हमें रिटर्न हो जाएगा। यानी कि हमने इन्हें बिल को कॉल किया है यहाँ पर हमें हर आइटम का अमाउंट मिलता रहेगा। जो अमाउंट मिलता रहेगा उसे ऐड कराते रहे। ऐड कराने के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया टोटल, जिसकी वैल्यू कर दी 0, और अब हम यहाँ पर कहेंगे टोटल इक्वल टू टोटल प्लस जो फर्स्ट आइटम का अमाउंट आएगा। देखिए टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 प्लस फर्स्ट आइटम का अमाउंट, तो फर्स्ट आइटम का अमाउंट ऐड हो गया। नेक्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा तो टोटल में फर्स्ट आइटम का अमाउंट होगा, फर्स्ट आइटम का अमाउंट प्लस यहाँ से सेकंड आइटम का अमाउंट आएगा, सेकंड का ऐड हो जाएगा। ऐसे थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सबका ऐड होता रहेगा। और जब इस लूप से बाहर आएंगे तो टोटल में हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब इसको डिस्प्ले करा लें, कंसोल डॉट राइट लाइन /n/t/t/t/t टोटल अमाउंट प्लस टोटल। बताइए स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। अब इस टोटल वेरिएबल को डिक्लेयर कर लें, सेव करें, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलें, एग्जिट करें, कंपाइल करें प्रोग्राम दोबारा से। As you are seeing, program has been compiled successfully. रन कराएं। जैसे ही रन कराएंगे आपके पास मेन्यू ड्रिवन आउटपुट आ गया। आपने 1 प्रेस किया, फर्स्ट आइटम परचेज किया 1001, आइटम नेम इज लक्स, आइटम प्राइस इज 25, आइटम क्वांटिटी इज 10। देन फिर से आपने 1 प्रेस किया, आइटम नंबर इज 2001, आइटम नेम इज T, आइटम प्राइस इज 30, आइटम क्वांटिटी इज 5। आपने फिर परचेज किया 3001, देन यू से गुड नाइट, आइटम प्राइस इज 45, आइटम क्वांटिटी इज 5। नाउ वी विल प्रेस 5 टू डिस्प्ले बिल। जैसे ही हमने बिल डिस्प्ले कराने के लिए 5 प्रेस किया, ये देखिए हमारे पास में ऊपर की हेडिंग गलत आ रही है, /n लग गया है कहीं पे, /t की जगह वो में से, ये देखिए प्राइस में /n लग गया है। सर प्राइस से पहले, हाँ प्राइस से Yes, पहले sir. इसको सही कर देंगे तो वो आउटपुट सही आ जाएगा। उसे छोड़िए, बाकी आउटपुट देखिए, आइटम नंबर 1001, आइटम नेम लक्स, आइटम क्वांटिटी 25, आइटम प्राइस 25, आइटम क्वांटिटी 10, टोटल अमाउंट दिस, ऐसे ही आ रहा है। और लास्ट में देखिए टोटल अमाउंट